देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अभी हम देखने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सन 1842 में 42-43 में 1842-43 में एक प्रोफेसर व्हीटस्टोन थे। उन्होंने एक ऐसी अरेंजमेंट की, चार रेजिस्टेंसेस को लेकर के, चार प्रतिरोध को लेकर के एक ऐसी अरेंजमेंट की जिसमें उन्होंने चारों रेजिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में अरेंज किया, यानी कि चतुर्भुज के रूप में अरेंज किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी दिख रहा है। तो चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी में चारों साइड्स में एक एक रेजिस्टेंस को उन्होंने रखा, और इन रेजिस्टेंस का नाम मैं रख देता हूँ पी क्यू आर एस। समझ में आ रहा है? जिसमें उन्होंने जब वो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में चारों रेजिस्टेंस को उन्होंने जब सेट कर लिया, फिर इस चतुर्भुज के यानी इस क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल में, यहाँ पे दो डायगोनल देखो, एक AC और एक BD। डायगोनल यानी विकर्ण, डायगोनल यानी, तो यहाँ पे दो डायगोनल हैं AC और BD। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक डायगोनल AC है ना, उसमें उन्होंने एक सेल, एक की के साथ एक सेल को फिट किया, और जो दूसरा डायगोनल है BD, उसमें उन्होंने गैल्वेनोमीटर फिट किया एक की के साथ। समझ में आया? की यानी कुंजी, गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी, गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी, जो करंट को मेजर करेगा, करंट की उपस्थिति का पता लगाएगा। अगर उस ब्रांच में करंट फ्लो होगी तो इसका कांटा हिलेगा तो पता चल जाएगा करंट फ्लो हो रही है, और उसको नापेगा भी। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, धारामापी, एक कुंजी के साथ यानी एक की के साथ, और एक डायगोनल में आप एक सेल लगाएंगे। सेल किस लिए? क्योंकि ये करंट फ्लो कराएगा सर्किट में। समझ में आया? अब सुनिए, ध्यान से समझिएगा आप सब यहाँ पे कि यहाँ पर जब चारों रेजिस्टेंसेस इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स में जब फिट हो गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को, पी रेजिस्टेंस है, क्यू रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू को उन्होंने कम ज़्यादा करके इस हिसाब से सेट किया कि ये वाला जो ब्रांच आपको दिख रहा है, बीच में जो डायगोनल आपको दिख रहा है BD, इसमें कोई भी करंट फ्लो मत हो। यानी कि उन्होंने इन रेजिस्टेंसेस को कम ज़्यादा करके इस हिसाब से उनको सेटअप किया, इतना उनको अरेंज किया कि इस रास्ते से कोई करंट जाए ही मत। जब इस रास्ते से कोई करंट नहीं जाएगी, वो कैसे पता चलेगा? जब गैल्वेनोमीटर में जो कांटा है वो आपको 0 पे दिखाई देगा, गैल्वेनोमीटर का कांटा आपको, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि हाँ, इस लाइन में कोई करंट नहीं गई है। तब हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में, बैलेंस्ड पोजीशन में है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड पोजीशन में कब कहलाएगा? जब ये इस BD वाले डायगोनल में से कोई करंट फ्लो, BD वाले डायगोनल में से जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, उस समय पॉइंट B और पॉइंट D के पोटेंशियल्स सेम होंगे, क्योंकि पोटेंशियल में जब डिफरेंस रहता है तभी करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब पॉइंट B और D के पोटेंशियल्स सेम हो जाएंगे। जब पॉइंट B और D के पोटेंशियल से सेम होंगे ना, तब हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी अवस्था में है? बैलेंस्ड पोजीशन पे, यानी संतुलन की अवस्था में। समझ में आया कि नहीं है? और संतुलन की अवस्था में ही, यानी बैलेंस्ड पोजीशन में ही, इन दोनों रेजिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होता है। इन दोनों, ये दोनों जो साइड्स हैं, उनमें जो रेजिस्टेंसेस आपने लगाए हुए हैं, उनका रेशियो इन दोनों साइड्स के रेजिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होता है। क्लियर है? कब? संतुलन की अवस्था में, इन बैलेंस्ड पोजीशन, बैलेंस्ड पोजीशन। समझ में आया कि नहीं है? इसको हम लोग रेशियो आर्म्स कहते हैं। कौन सा आर्म? आर्म यानी भुजा, आर्म यानी भुजा, इनको रेशियो आर्म्स कहते हैं। इसको नॉन रेजिस्टेंस कहते हैं, नॉन यानी इसकी वैल्यू पता रहती है, और इसको कहते हैं
अननोन, अननोन यानी इसकी वैल्यू पता, इसको पता करनी है, ठीक है, इसको पता करना है। ये नोन, ये नोन, और बाकी जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको हमको कम ज़्यादा करके सेट करना पड़ता है ताकि इधर कोई भी करंट फ्लो ना हो। ये व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था। और ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन, ये हमको अभी प्रूफ करना है। ये तो अभी आपने समझा केवल कि हाँ सर ये होता है, बैलेंस पोजीशन में इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। इसको बोलते हैं नॉन नॉन आर्म या नॉन रेजिस्टेंस, और इसको अननोन, यानी इसका रेजिस्टेंस पता रहता है और इसका पता करना रहता है, उनका भी पता रहता है। देखो ना, यहाँ पे 3 चीजें अगर पता होंगी तो चौथी चीज ट्रांसफर करके आप निकाल सकते हो, है ना। आर्म, ये रेशियो आर्म्स कहलाती हैं। कौन सी आर्म्स कहलाती है? हाँ, इनका नाम है रेशियो आर्म्स। आर्म यानी भुजा। ये सब बातें कहाँ लिखी होती पता है? जो बुक में ऐसे कॉलम बने होते हैं ना, टॉपिक के आसपास जानकारी प्लस करके, वहाँ पे लिखे होते हैं ये सब चीज़। तो आप उन्हें ना पढ़ा करें, आपको बहुत बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सुनो मेरी बात सब ध्यान से। अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। आप सब समझ में आएगा कि इसको क्या क्या बोलते हैं? रेशियो आर्म्स, नोन आर्म्स, अननोन आर्म, नोन आर्म, अननोन आर्म, और ये रेशियो आर्म्स, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात सब ध्यान से। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये स्विच को ऑन किया और यहाँ से करंट फ्लो होने लगी, आई। जब आई ऊपर जाएगी कुमकुम और पॉइंट ए पर जब पहुंचेगी वो करंट आई, तो उसके सामने फिर 2 रास्ते दिख रहे हैं उसको, करंट बट जाएगी। कुछ हिस्सा जाएगा उधर, कुछ हिस्सा जाएगा इधर, है ना। फिर ये जाएगा इधर, ये जाएगा उधर। जब वो जाएगी उधर, ये I1 जब जाएगी इधर, तो पॉइंट बी पे जब पहुंचेगी फिर 2 भागों में बट जाएगी। कुछ भाग जाएगा इधर, कुछ भाग जाएगा उधर। जो भाग जा रहा है उधर उसका नाम लिख दो I3, जो भाग जा रहा है इधर उसका नाम लिख दो IG, क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर से जा रहे हैं इसलिए उसका नाम IG, अलग नाम रख दिया। समझ में आ रहा है? फिर सुनो ना, सुनो ना। फिर IG इधर आ रही है, इधर से आ रही है I2, इधर भागेगी पता नहीं कौन, I4 बोल दो उसको, है ना। वो भी इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, दोनों मिलके I4। समझ में आ रहा है? फिर I4 उधर जा रही है, उधर से आ रही है I3, फिर दोनों मिलकर के वापस बनेगी I, क्योंकि देख ओवरऑल यहाँ से कितनी निकली थी, तो घूम फिर के बट मिलके जब वापस एक साथ हो जाएंगे तो उतनी जाएगी ना, जितनी निकली थी उतनी तो पहुंचेगी ना। नहीं समझ में आया क्या? भले रास्तों में वो बहुत बटी, लेकिन जब टोटल हो जाएंगी तो वो उतनी ही हो जाएगी आई। क्लियर हुआ कंसेप्ट? पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब किरचॉफ के नियम जो हमने कल पढ़े थे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ लॉ ऑफ करंट एंड किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेज। एक करंट का नियम था और एक वोल्टेज का नियम था, दोनों आप पढ़ के आए हो ना, बहुत काम्स के थे, बहुत। तो आप पॉइंट बी पर आप जंक्शन रूल लगाइए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाइए, याद करो, एट जंक्शन बी बाय KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो क्या है पॉइंट, प्रथम नियम क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन में आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, या फिर आप ऐसे बोलो कि किसी भी जंक्शन पर टोटल करंट की वैल्यू जो सम है, सम ऑफ करंट 0। और नियम का एक और हिस्सा था, क्या है कि आने वाली करंट को प्लस लेते हैं, जाने वाली करंट को माइनस लेते हैं। पढ़ के आए हो, है ना, पढ़ के आए हो ना। तो चलिए अब बताओ पॉइंट बी पर कौन कौन सी करंट आ रही है और कौन सी जा रही है। I1 उधर जा रही है तो I1 को पॉजिटिव लेना है, IG I3, I1 जंक्शन की ओर आ रही है इसलिए प्लस, IG I3 जंक्शन से दूर जा रही है इसलिए माइनस। नहीं समझ में आया क्या? पक्का डाउट है क्या? जो जंक्शन की ओर आ रही है वो प्लस,
I1 जंक्शन की ओर आ रही है इसलिए प्लस, ये दोनों। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, हमको उसी ब्रांच को पकड़ना है जहां गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। गैल्वेनोमीटर कहाँ जुड़ा है? अब मैं वही वाली बात यहां लिखने वाला हूं कि यदि, या मतलब अगर ये जो ब्रिज है अगर वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस्ड पोजीशन में है, तो हमने अभी तो आपको पता है कि बैलेंस्ड पोजीशन में वो कब कहलाता है? जब वो जब इस वाले डायगोनल में करंट फ्लो हो ही मत, करंट फ्लो हो ही मत। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन बैलेंस्ड पोजीशन, इन बैलेंस्ड पोजीशन। तो बैलेंस्ड पोजीशन में सर ये जो IG है वो जीरो होगा, क्योंकि IG कौन सी करंट है? जो उस गैल्वेनोमीटर में से होकर जा रही है। लेकिन हम बोले कि बैलेंस्ड पोजीशन में तो वहां से कोई करंट जाएगी ही नहीं, तो IG को कितना लिखना पड़ेगा? रखो यहाँ जीरो, रखो, मैं बोल रखो, कितना होगा फिर बताओ? I1 और IG जीरो हो जाएगा, I3 पलट के प्लस में हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसको 1 नंबर बोल दो। कोई डाउट? ऐसे ही आप जंक्शन डी को चुनो, एट जंक्शन डी, एट लिखा हो ना, एट जंक्शन डी। हाँ, ये अलग है ना। चलिए, एट जंक्शन डी बाई KCL लगाइए। अब बताओ जंक्शन डी में कौन कौन आ रही है, कौन कौन जा रही है? I2 आ रही है तो प्लस, IG भी आ रही है, देख लो उधर ना, ये IG भी आ रही है। ठीक है, ये स्विच को जब हम ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो IG भी आएगी, और लेकिन I4 जा रही है। ठीक है, कहाँ पे? हाँ, असल में क्या है, इसका इसका पोटेंशियल सेम हो चुका रहेगा ना, तो करंट उधर जाएगी ही नहीं। करंट फ्लो कब होती है? जब पोटेंशियल डिफरेंस महसूस होता है तब। बात समझ रहे हो? तो डी के बाद उधर उधर वो तब जाने का सोचेगी जब पॉइंट बी और डी के पोटेंशियल में थोड़ा फर्क महसूस होगा। लेकिन हम तो बोल चुके हैं कि बैलेंस्ड पोजीशन में इनके पोटेंशियल सेम होंगे, है नहीं? तो अभी उसी बात को लिखूंगा, मैं उसी बात को लिखूंगा। बट इन बैलेंस्ड पोजीशन, बैलेंस पोजीशन में क्या होगा बताओ? चेस्टा, करेक्ट। IG कितना लिखना पड़ेगा? जीरो। IG जीरो रखो, कितना मिलेगा? I2 I4 को पलट दो क्या? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई डाउट? अब सुनो मेरी बात, ये तो चलो चलो सर, आपने पहला पहला नियम लगा लिया और आपने बढ़िया I1 इक्वल I3 और I2 इक्वल I4 प्राप्त कर लिया। अब आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। और वोल्टेज लॉ किस में लगाते हैं? लूप में लगाते हैं, क्लोज्ड लूप में लगाते हैं, आपको पता है ना? हाँ, लगाएंगे अभी। क्लोज्ड लूप कौन कौन सा बताऊं? एक क्लोज्ड लूप में लेता हूं, है ओ, एक लूप लेता हूं मैं ये वाला, और दूसरा लूंगा मैं ये वाला। हो गया, ये दो में ही हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब बताओ, इस लूप में ये जो त्रिभुज आकार का आपको लूप दिखाई दे रहा है, इसमें आप वो नियम लगाइए। है नियम? तो नियम क्या कहता है? किसी भी क्लोज्ड लूप में सम ऑफ ऑल EMFs इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। याद है आपको? मतलब एक पक्ष में हम उसमें उस लूप में जो भी EMF है उनको लिखते हैं, और इक्वल टू करके करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को सम करके लिखते हैं। याद है नहीं? आप भूल गए? कोई भी रिवाइज करके नहीं है, सबके चेहरों पर दिख रहा है। हाँ, रिवाइज करके आया करो। चलिए अब बताओ, इस लूप में हमको कितने EMF दिख रहे हैं? EMF मतलब कि वहां सेल होगा तो EMF होगा ना, तो यहाँ कोई सेल दिख रहे है क्या? नहीं है, तो EMF जीरो है, समझ जाओ। ठीक है, EMF जीरो है, मैं इक्वल टू जीरो इस पार लिख देता हूँ। इस पार मैं करंट और उनके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस को लिखूंगा। चलिए I1, अच्छा चक्री जैसे, चक्री कैसे चल रहा हूँ मैं? ऐसे चल रहा हूँ, हाँ क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो ऐसे जब चक्री चलूंगा तो ये देखो, ये ए, 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 मतलब I1 उसके डायरेक्शन में दिख रहा है हमको। तो I1 करंट लिखूंगा,
और उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस उसका नाम मैंने पी दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखो, फिर जब आप ऐसे घूम के इधर उतरोगे तो ये आईजी करंट मिलेगा, और साथ ही साथ आईजी करंट है तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसका भी खुद का रेजिस्टेंस होता है। उसका भी क्या होता है, खुद का, उसके खुद के रेजिस्टेंसेस को मैं ना क्या नाम दे देता हूँ पता है, जी नाम दे देता हूँ। तो क्या होगा बताओ, बोला आई जी जी। इसको प्लस में लिखूं कि माइनस में लिखूं? ये चक्र की दिशा में है कि चक्र की विपरीत दिशा में है? ये देखो ऐसे उतरेंगे ऐसे, है ना, तो ये उसी दिशा में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं प्लस में लिखूंगा। अच्छा, जब तुम पलट के नीचे मुड़ोगे और I2 से जब तुम्हारा सामना होगा, तो I2 अपोजिट दिख रहा है, आप देख लो, तो क्या हो जाएगा माइनस I2 और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R बराबर 0। समझ में आया कि नहीं बताओ? इक्वेशन नंबर 3 तो अभी नहीं दूंगा मैं। अरे फिर वही बात, बट इन बैलेंस्ड पोजीशन IG 0 हो गई, IG 0 रख दो, IG 0 क्या होगा बताओ बोला, I1P बराबर I2R। क्लियर है, कोई डाउट? इक्वेशन नंबर 3। अब ये कहां से आया यार, टेकिंग लूप, टेकिंग क्लोज्ड लूप, कौन सा लूप लिए अपन, ABDA। अब आप इस तरफ वाला त्रिभुज वाला लूप ले लो। नाउ टेकिंग क्लोज्ड लूप, टेकिंग क्लोज्ड लूप बताऊं कौन सा वाला, DBCD, DB DBCD, DBCD, और लगाओ, लगाओ, नहीं लगाओ ना, लगाओ, कितना आएगा बताओ? पहले I3 लिखते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे उतरते हैं। I3 के साथ Q आएगा, है ना। तो सुन ना, I3 के साथ जब Q लिखेंगे प्लस में लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये देख ऐसे चक्र चल रहा है ना, तो चक्र ऐसे चल रहा है मतलब, है ना, I3Q प्लस में आएगा। अच्छा ऐसे करूँ क्या, हाँ अरे सही बोल रही है, BCD, हाँ ये हुआ, है ना। तो कौन सा हुआ, I3 के साथ Q आ गया। फिर देख तो ऐसे चक्री जब चलेगी, I4S माइनस में आएगा। क्यों आएगा चेस्ट माइनस में, क्योंकि ऐसे उतरेंगे ना, ऐसे, ये तो ऐसे आ रही है, हम तो ऐसे जा रहे हैं, माइनस में लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा, माइनस I4S। और IG को भी पूछना है ना, IG क्या है को माइनस में, ये वाला, क्योंकि जब हम चक्री ऐसे चल रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, चक्री 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 ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये तो नीचे आ रहा है, IG नीचे आ रही है। हाँ भाई, बट इन बैलेंस पोजीशन IG 0, रखो 0, रखो I3Q और I4S पलट दो, इक्वेशन नंबर 4 दे दो। क्लियर है क्या? अब तुम कुछ मत करो, इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करो। तो इक्वेशन 3/4, ठीक है, चलो करो तो डिवाइड। 3 में क्या है, I1P, 4 का लेफ्ट साइड कौन है, हाँ इसमें कौन है, समझ में, ये I1 और I3 इक्वल है बाबू, देख लो, तो इक्वल, अब इक्वल है तो समझ जाओ कट गए कट गए ना। I4 0 कहा आएगा, E2 हट, I2 और I4 भी इक्वल है, देख लो वो भी कट गए, तो बचेगा कौन आपके पास, P/Q बराबर R/S। और यही सिद्ध करना था कि इन दोनों संगत, मतलब कि एक करस्पॉन्डिंग, ये जो अपना वो है आर्म्स के जो रेशियोज हैं, वो इन दोनों रेशियोज, इन दोनों रेजिस्टेंसेस के रेशियोज के बराबर होंगे। यही है व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। आप यहाँ पे लिख देना, क्योंकि I1 और I3 इक्वल है, क्योंकि I2 और I4 इक्वल है, ऐसे करके कंप्लीट। इजी था कि सरल था, इजी था, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कुछ एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि जानने लायक है आप लोग के। जब ना
व्हीटस्टोन, एक बात तो आप जान चुके हैं कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड पोजीशन में होता है तो पॉइंट बी और डी के पोटेंशियल सेम होते हैं, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जो दो डायगोनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक डायगोनल है एसी, जिसमें आपने अब एसी डायगोनल है लेकिन उसमें जो चीज जुड़ी है वो मैंने यहां जोड़ के दिखा रहा हूं, सेल जुड़ा है एक की के साथ, और एक डायगोनल है बीडी जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। ये दोनों साइड्स जो हैं, मतलब ये दोनों डायगोनल्स जो हैं, कौन कौन से डायगोनल, एसी और बीडी, देख रहे हैं फोटो में, एसी और बीडी, ये दोनों डायगोनल्स, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट आर्म्स। कॉन्जुगेट आर्म्स यानी संयुग्मी भुजाएं। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि जब ये ब्रिज बैलेंस्ड पोजीशन में होता है, कौन सी पोजीशन में होता है, बैलेंस्ड पोजीशन में होता है ना, तो आप इन दोनों के रोल को अदली बदली कर सकते हैं, यानी कि सेल को वहां और गैल्वेनोमीटर को यहां फिट कर सकते हैं, क्योंकि आखिर ये भी एक डायगोनल है, आखिर ये भी एक डायगोनल है। अब मैं कोई चतुर्भुज बना रहा हूं, उसमें ये दोनों डायगोनल में क्या फर्क है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ये समझो कि सर जिन डायगोनल में आपने सेल और ये सब फिट किया है उनको आप उधर फिट कर लेते, और जिन डायगोनल में आपने गैल्वेनोमीटर फिट किया उसको ही, आखिर बीडी और एसी में क्या फर्क है बताओ, वो भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, तो उनकी भूमिकाएं यानी उनके रोल्स को अदली बदली कर सकते हो, कौन से कंडीशन में, बैलेंस्ड पोजीशन में, इसलिए इनको कॉन्जुगेट आर्म्स कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको नोन, इसको अननोन आर्म कहते हैं, और ये रेशियो आर्म्स कहलाते हैं। क्लियर है? ये सब बातें आपको मिलेंगी, आप देखना, आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए, ओके। हम्म